कोच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे क्या भारत के विश्वविद्यालय अब पढ़ाई के केंद्र नहीं बल्कि जाति संघर्ष के अखाड़े बनने जा रहे हैं। यूजीसी का नया इक्विटी रेगुलेशन 2026 जिसे पूरी तरीके से ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग अपने मान सम्मान की ढाल बता रहा, उसी कानून को दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रतिभा का कत्ल किया जा रहा, उत्पीड़न का औजार बना दिया गया है। संगठनों ने इसे काला कानून बताते हुए भाजपा सरकार को वोट की चोट की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की रोक ने ओबीसी समाज को बेचैन कर दिया है क्योंकि अभी इस बिल पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य और करणी सेना जैसे तमाम संगठन इसे काला कानून कह रहे हैं। उनका तर्क साफ है कि इसमें दोषी साबित होने तक बेगुनाह रहने का कानूनी सिद्धांत उलट दिया गया है, जिससे छात्रों के खिलाफ फर्जी शिकायतों की बाढ़ आएगी और उनका उत्पीड़न होगा। ओबीसी के स्टैंड पर अगर बात कर लें तो पहली बार ओबीसी को भी एससी एसटी के साथ भेदभाव विरोधी सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। पिछड़ा वर्ग इसे ऐतिहासिक न्याय मान रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नियमों पर लगाई गई हालिया रोक से उनमें भारी असंतोष है। सियासी दांव भी साफ तौर से नजर आ रहा है। समर्थ समाज की भाजपा से नाराजगी अब खुल करके सामने आने लगी है और उनकी नाराजगी बहुत हद तक जायज भी मानी जा रही है क्योंकि भाजपा के ही दिग्गज नेता इस बिल को लेकर के विरोध जता रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के तमाम वो नेता जो आए दिन अपने तल्ख लहजों के लिए जाने जाते हैं, वो इस बिल को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ओबीसी संगठनों की बात कर लें तो वो संगठन भी लामबंदी की ओर बढ़ चुका है। लामबंदी ने 2027 के चुनावी समीकरणों को उलझा के रख दिया। सवाल कई हैं, क्या कैंपस में समानता के नाम पर छात्रों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है या फिर दशकों से शिक्षा संस्थानों में हो रहे भेदभाव पर लगाम लगाने का मात्र यही रास्ता बचा है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि स्थितियां बड़ी गंभीर हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ जिला संयोजक एसएफआई अंकित गुप्ता, हमारे साथ एसएफआई के एक और छात्र और युवा नेता जुड़ चुके हैं अमित यादव, हमारे साथ बप्सा छात्र नेता मानव रावत जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे अंकित जी के साथ। अंकित जी, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये भेदभाव विरोधी और समानता को लेकर के जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजी दावे बन जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने अपने मंच पे हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है और ये इससे समाज बटेगा, हम बिल्कुल ये नहीं मानते। हम एक समतामूलक समाज चाहते हैं और हम मानते हैं, हम इस बिल का स्वागत करते हैं और हमारा डिमांड है कि इस बिल को जल्द से जल्द यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू किया जाए और इसका नाम बदलकर रोहित एक्ट किया जाए। रोहित वेमुला जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2016 में जिनकी संस्थागत हत्या हुई, हम उसको सुसाइड नहीं मानते, हम उसको हत्या मानते हैं। वो जातिगत उत्पीड़न झेल रहे थे, वो अपनी फीस नहीं भर पाने के कारण उनके साथ जो संस्था ने उन पे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। हमारा मांग है कि इसको रीनेम करके रोहित एक्ट के नाम से पारित किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है उसमें सुप्रीम कोर्ट न्याय संगत फैसला सुनाएगी और इस बिल को जल्द से जल्द लागू करने के पक्ष में अपना फैसला देगी। हम इस बिल के समर्थन में हम इसके साथ खड़े हैं। मानव जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो निश्चित रूप से कुछ कानूनी कमियां रही होंगी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि
ये जो कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है ये सही नहीं है और तमाम दावे आप लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो रोक लगी हुई है वो इंडिया के अंदर जब भी कोई परिवर्तन आता है, जब भी कोई बेहतर के लिए परिवर्तन आता है, चाहे वो सती प्रथा पर रोक हो, चाहे वो बाल विवाह पर रोक हो, कोई भी ऐसा परिवर्तन आता है तो इंडिया में हमेशा बैकलैश होता है। हमेशा हम भारत में देखते आए हैं कि वो काफ़ी समय से जब भी कोई अच्छे के लिए परिवर्तन आता है समाज के अंदर तो उसको कभी भी अच्छे से लिया नहीं जाता है, हमेशा उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चालू हो जाता है। जो स्टेटस को एक मेंटेन्ड है, जो एक पर्टिकुलर तबका है जो हमेशा से काबिज है ऊपर ऊंचे पदों पर, हमेशा से काबिज है ऊंची पोजीशंस पर, वो हमेशा काबिज रहना चाहता है और वो हमेशा इसका विरोध करता रहता है कि कोई भी काम करने वाले लोग हैं उनके बगल में बैठ के पढ़ाई करने लगें, कभी भी उनके बगल में आ जाएं, ऊंचे पदों पर आ जाएं, किसी भी ऐसे पोस्ट पर आ जाएं जिससे उनको दिक्कत पैदा हो सकती हो, तो उसका हमेशा विरोध होता आया है। और जो ये भेदभाव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम देखते आए हैं, रोहित वेमुला का साथी ने नाम लिया, रोहित वेमुला जी का जो किस्सा था वो करीब करीब आज 10 साल हो रहे हैं, लेकिन उनका जो मुकदमा था वो अभी तक चल रहा है। और उसके अलावा मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी देखता हूँ कि एक एससी बच्चे को अभी कुछ महीने पहले प्रोक्टोरियल बोर्ड के एक मेंबर ने थप्पड़ मारा। उसके बाद मैं अभी कुछ दिन बाद देखता हूँ करीब 2-3 हफ्ते पहले एक एससी बच्चे को एक सवर्ण बच्चे ने बहुत बुरी तरीके से हॉस्टल के अंदर मारपीट किया था, बहुत बुरी तरीके से मारा। दोनों ही मामले में कायदे से न्याय नहीं मिल पाया। तो ऐसे मामले आज की तारीख में भी होते जा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो उसका भी हमको विरोध देखने को मिलता है। हम रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर एक मार्च निकालते हैं, वो मार्च एक शांति मार्च होता है, शोक यात्रा होती है, उस शोक यात्रा पर भी हमला हो जाता है, हम पर हमला होता है। हमको ये कहा जाता है कि तुम लोग भेदभाव कर रहे हो, रोहित वेमुला आतंकवादी था और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। तो ऐसा माहौल जब इस देश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहता है, उस माहौल के अंदर हम कैसे कह दें कि जो है बराबरी का एक माहौल है, और उसको जो है ये लोग कह रहे हैं कि बराबरी खंडित हो रही है अगर यूजीसी का अधिनियम आ रहा है। यूजीसी का अधिनियम आने से बराबरी नहीं खंडित हो रही, बल्कि बराबरी का एक वो स्टेटस दिया जा रहा है धीरे धीरे। और वो स्टेटस से दिक्कत केवल उसको आती है, जैसे एक रेपिस्ट को दिक्कत आती है जब रेप के ऊपर एक न्याय कानून लाया जाता है तो केवल एक रेपिस्ट को दिक्कत आती है। मर्डर के ऊपर कोई कानून लाया जाता है तो एक मर्डरर को दिक्कत आती है। उसी तरह यूजीसी के कानून से उन्हीं को दिक्कत आ रही है जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो जातिगत उत्पीड़न जिनका डेली का रोजमर्रा का एक दिनचर्या में शामिल है, केवल उनको दिक्कत आ रही है और किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, एक तरफ नाराजगी, दूसरी तरफ मांग, अब सरकार को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है और साफ तौर से चेतावनी भी दी जा रही है। ओबीसी समाज अपनी तरफ से चेतावनी दे रहा है, सवर्ण समाज अपनी तरफ से चेतावनी दे रहा है कि नतीजे चुनाव में देखने को मिलेंगे। विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप लोग बिल के साथ हैं या बिल के विरोध में? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी रोक लगाई है, उसके फैसले का स्वागत करते हैं जी। और तमाम हमारे पार्टी के नेताओं ने इस पे मुखर रूप से अपनी बात रखी हुई है। कोई नियम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत खाई गहरी, क्योंकि हम संघ की शाखा से निकले स्वयंसेवक हैं। हम जात की अवधारणा मिटाने की संकल्प के साथ राजनीति में हैं। हम इस तरह की कोई किसी खाई को बढ़ाना नहीं चाहते। जहां तक जो यूजीसी ने नियम लागू किए हैं, सबको मालूम है कि रोहित वेमुला और पायल लड़वी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी। बिल्कुल। वर्तमान चीफ जस्टिस महोदय उस समय इसको देखे थे। उन्होंने एक डायरेक्शन पास किया था कि शिक्षा, महिला, बच्चों, युवा और खेल पर संसद की वर्तमान अस्थायी समिति इस पे डाटा इकट्ठा करो, नियम बनाए। क्योंकि इसको लेकर के तमाम तरफ से आरोप प्रत्यारोप आए। मैंने भी महासचिव लोकसभा से पूछा है कि ये समिति किन किन इस नियम को बनाने से पहले किन किन विश्वविद्यालयों की यात्रा की, किन किन छात्र संघों से बात की, किन किन अध्यापक संघों से बात की, ये डाटा कहाँ से नहीं मिला। भाई, आपने एक नियम बनाया, उसको लेकर के समाज में तमाम तरह से कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, एक लेकर के उस पर लोग उद्वेलित है, तो इसके कुछ आधार तो होने चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस पे डाटा कलेक्ट करिए और एक नियम बनाइए, लेकिन डाटा कलेक्ट हुआ कहाँ से हुआ,
कब किया, किनसे बात की, ये सारी चीजें उसके मूल में महत्व रखती है। जैसे आपको याद होगा स्नेहा जी, जी वक्फ बोर्ड पे एक कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की, बिल्कुल। उसने तमाम स्टेटों की यात्राएं की थी, लोगों से मुलाकात किए थे, डाटा कलेक्ट किए थे, तब वो कोई नियम लाए थे। मुझे नहीं जानकारी है, हो सकता नितिन जी बैठे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, क्या ऐसी कोई सूचना इनके पास है कि इस कमेटी ने कहीं किसी विश्वविद्यालय की यात्रा की, हो सकता है कानपुर विश्वविद्यालय में आई हो, लखनऊ ना आई हो, इलाहाबाद ना आई हो, ये कमेटी ने ऐसे किसी विश्वविद्यालय की यात्रा की, वहां से कोई विवेक डाटा जी, कलेक्ट आपने हुआ, पूर्व वहां से चर्चा में कहा था कि आप चिट्ठी लिखेंगे, जवाब मांगेंगे, कमेटी में आपके लोग ही ज्यादा हैं, उसके बाद भी आप जवाब तलब करेंगे कि कहाँ कहाँ विजिट किया। अभी तक आपकी वो चिट्ठी कहाँ है, जरा वो भी बताइए। ये दोनों आरटीआई मेरे हाथ में है जी दोनों आरटीआई मेरी लोकसभा में रिसीव है, उसकी ये रिसीविंग लगी हुई है, आप देख सकती हैं। जवाब कब तक मिल जाएगा? ये देख लीजिए, लोकसभा की रिसीविंग आ चुकी है। जी दोनों 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 दो दो आरटीआई थी, एक एक में 4-4 प्रश्न है मेरे। मैंने पूछा है कि इनको कि समिति कब अस्तित्व में आई, इसमें कौन कौन मेंबर हैं, उनके पार्लियामेंट्री क्षेत्र क्या है, बैठकें कितनी हुई, कहां कहां हुई, स्थान सहित बैठक में बैठक उपस्थित सदस्यों की संख्या, उनके नाम सहित विवरण मांगा हूं, किन किन विश्वविद्यालयों की यात्रा की, कितने विश्वविद्यालयों के अध्यापक संघों एवं छात्र संघों से संवाद किया, सारी चीजें से बहुत से विवरण मांगा गया है। अब उम्मीद क्या की जाए, इन चिट्ठियों का जवाब कब तक आएगा, क्योंकि सरकार तो आप ही की है, चिट्ठी भी आप ही ने लिखी है। देखिए, सरकार हमारी है, मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है जी, और मैंने लिखा भी है, मैं इससे भी नहीं पीछे हट रहा हूं। मुझको उम्मीद है कि जवाब का समय पूरा हो चुका है, 30 दिन का आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो कल परसों मैं इसमें प्रथम अपील करूंगा, जो आरटीआई एक्ट के तहत नियम है, जो मेरा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में मुझे अधिकार है। कल परसों में 30 दिन ज्यादा हो चुका, लेकिन होली की छुट्टियां उट्टियां लेकर के मैं इनको पूरा 30 दिन कार्य दिवस देते हुए कल परसों में मैं इसकी प्रथम अपील कर दूंगा। ठीक है। और नहीं आएगा तो उसके 45 दिन के बाद मैं इनके ऊपर सूचना आयोग में मुकदमा भी कायम करूंगा। मुझे इसकी सूचनाएं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिवेश से जुड़ा मसला है। आप कोई नियम बनाते हैं तो उसका आपके पास पर्याप्त आधार होना चाहिए। इतने बड़े भारत में 2 केस लेकर के आप पूरे शैक्षिक सत्रों पे कोई नियम नहीं थोप सकते। ठीक है विवेक जी, आगे आपका पक्ष जानेंगे, जरा नितिन जी से उनका पक्ष लेते हैं। नितिन जी, इक्विटी बिल आता है और सामाजिक ताने बाने को खतरे में डाल दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि स्थितियां गंभीर हैं, दूसरी तरफ इस बिल का स्वागत किया जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब एक समाज कह रहा है कि बिल आ गया तो हमारे साथ अन्याय है, दूसरा समाज कह रहा है कि बिल नहीं आया तो अन्याय है। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया, और अभी मैं अपने दोनों स्टूडेंट विंग के साथियों को सुन रहा था जी। उन लोगों ने भी अपनी बहुत बात तक की, और विवेक जी जो कि काबिल प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा पढ़ी में काफी होमवर्क किया है। ये सच है कि इसमें जो 32 मेंबर थे लोकसभा के, उसमें से 50% संख्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की थी। भारतीय जनता पार्टी को तो ये अगर ना भी आरटीआई डालते, व्यक्तिगत रूप से भी किसी सांसद को फोन करके अपनी पार्टी के पूछ लेते, तो वो भी उनको बता देते कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, किस किस कैंपस में गए, कितने दिनों में इसको हमने डाटा कलेक्ट किए, स्टडी हमारी क्या क्या रही। लेकिन एक सामान्य परिस्थिति जो मैं समझता हूँ, हम लोग चूंकि सामाजिक जीवन में है, तो एक बात तो तय है स्नेहा जी की जाति का अभिमान सबसे ऊपर है। अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे कि ये डर तो उसी को होता है जो उस प्रवृत्ति का होता है, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई कानून आया रेप का तो उस पर रेपिस्ट को भी चिंता होती है। बात तो बिल्कुल सही है। आज मैं एक सोशल मीडिया में आज ही में एक पोस्ट देख रहा था, ट्रेन में लोग चल रहे हैं, तो एक महिला ये कहते हुए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं
और हाथ में चप्पल लिए एक व्यक्ति को इतना अपमानित कर रही है, इतना अपमानित करे, तू इस जाति का, तू, फिर उसके और घमंड देखिए, उसके पूरी उसमें है, मैंने आज ही उसको रिपोस्ट किया है, तो उस पर वो ये कह रही हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर है, तू मुझसे बात करेगा, मैं इसी सीट पे बैठूंगी, जबकि उनकी सीट नहीं थी, और मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं एक इंजीनियर की माँ हूँ, फिर और मेरा एक बेटा ये है सीबीआई में है, मैं उसकी माँ हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ, हाथ में चप्पल लिए वहां, और पूरी ट्रेन में जितने लोग बैठे थे सब उनको देखते रहे, और अंत में फिर एक पलट करके फिर वो लड़के ने हमला भी किया, और फिर तमाम मारपीट की स्थिति बनी। तो देखिए सामाजिक परिस्थितियां तो हैं। ये सच है कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी ये केस चर्चा में आए, लेकिन ये कोई ना पहले और ना अंतिम केस थे। जी ऐसे सैकड़ों की तादाद में यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, सब जगह इस तरीके के भेदभाव तो होते हैं। ये भी सच है कि बहुत सारे जागरूक लोग भी हैं, बहुत सारे लिबरल सोच के लोग हैं, सुनील त्रिपाठी जैसे लोग भी हैं, जो इस तरीके की चीजों पे कभी विश्वास नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति जाति अभिमान को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को, वो छोटी जाति का इसलिए उसकी प्रताड़ना की जाए। तो ऐसा नहीं कि समाज में सारे पांचों उंगलियां बराबर है, लेकिन ये सच है कि ये कानून आया है तो इसमें कुछ सुधार हो, जैसा आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। ये सच है कि अगर सवर्णों को ये बात लग रही है कि जब तक ट्रायल नहीं हुआ उसके बीच में भी हम आरोपी बना दिए जाएंगे और मेरे साथ फर्जी केसेस बना दिए जाएंगे और उसका दुरुपयोग होगा, इस पर ध्यान रखते हुए इसमें कुछ सुधारों के साथ इस कानून, क्योंकि ये सच है कि समाज की 90% आबादी जिस वर्ग से आती है जी वो देश की आजादी के इतने वर्षों के बावजूद भी आज भी सामाजिक रूप से अपमानित होती है। और देश की आजादी के पूर्व का तो एक कार्यकाल ही अगर कहा जाए, जिसको मनुस्मृति मनुवाद और संविधान के पूर्व जो नियम थे उसमें तो स्वयं हमारे समाज ने कितने सुधार किए, वो सती प्रथा से लेकर के और शूद्रों को पढ़ने के अधिकार, प्री प्राइमरी एजुकेशन, अंग्रेजों का आना, और बहुत सारे सुधार हुए। और सुधार होते होते आज समाज इस स्थिति में है कि संवैधानिक रूप से हम सब बराबर हो गए, लेकिन जो एक मानसिकता सामंतवादी, ये शब्द कह सकते हैं, वो सामंतवादी मानसिकता अभी भी जाति अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाई है, और कहीं ना कहीं जहां कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। नितिन जी, कुल मिला के आप ये मानते हैं ना कि थोड़ा बहुत संशोधन की आवश्यकता है बिल में? हाँ, कुछ संशोधन के साथ इसको लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि सवर्ण समाज भी उत्पीड़ित ना हो। ठीक है, लेकिन जिसके लिए बना है वो सुरक्षित रहे। सीधी सी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का मानना है कि कोई इसमें उत्पीड़ित ना हो, तो सवर्ण समाज के लोग भी दुरुपयोग भी ना हो इस कानून का, और जिनकी सुरक्षा के लिए बना उनको सुरक्षा मिले। जी ये सीधा सीधा मेरा मानना जी। है। जी सिन्हा जी। अमित जी, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। एक तरफ आप लोग जहां ये कह रहे हैं, एक मिनट विवेक जी, अभी आपका पक्ष जानेंगे, जरा और पैनलिस्ट का पक्ष ले लेते हैं। एक जवाब देना था मुझे नितिन जी की बात। नितिन जी ने कहा फिर अपनी बारी में किसको जवाब देंगे विवेक जी? जी अपनी बारी में किसको जवाब देंगे? नहीं, नितिन जी ने एक विषय उठाया, मैं उस पर जवाब देना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के सांसद हैं, किसी से पूछ लेते तो बता देता। नितिन जी, बहुत विनम्रता से मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, ऐसी कमेटियों में बहुत से सांसद सारी बैठकों में रहते नहीं है और बैठकों से प्रस्ताव निकल के आ जाते हैं। मैंने इसीलिए आधिकारिक रूप से पूछा है महासचिव लोकसभा। अच्छा है, ठीक है, अच्छा है आपका, ठीक है विवेक जी, नितिन जी, ठीक है। कौन किस बैठक में रहा, कारण क्या है? लोकसभा की रक्षा समिति के सदस्य हैं, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है विवेक जी, आपने जवाब दे दिया, अब और पैनलिस्ट का पक्ष लेते हैं। तो जब ऐसे लोग ऐसे बैठक में नहीं जाते तो इसमें मैं किसकी गारंटी दे दूं कि कौन किस बैठक में था? ठीक है विवेक जी, अभी आप जवाब देंगे, फिर नितिन जी जवाब देंगे, और पैनलिस्ट क्या करेंगे? प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आपका प्रयास ठीक है नितिन जी और विवेक जी, और भी पैनलिस्ट हैं, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, इसीलिए मैं रोक रही थी विवेक जी आपको। जी ठीक है। अंकित जी, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव बढ़ जाएगा, भाईचारा जो है वो खत्म हो जाएगा अगर बिल आ गया। आपके हिसाब से क्या वाकई बिल इतना आवश्यक है कि ये आ जाएगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा? देखिए
जो हमारे बीजेपी के साथी यहाँ हैं विवेक अंकित जी, मैंने अमित जी से पूछा। अच्छा जी देखिए, जैसा कि अभी हमारे जो बीजेपी के विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जी उन्होंने अभी कहा कि सिर्फ 2 केसों को लेके हम इस पूरे के पूरे लॉ को नहीं बना सकते जो सब पे थोपा जा सके। देखिए, पहली बात तो एक सर्वे के हिसाब से इंस्टीट्यूट्स में 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है और 350 से ज़्यादा केसेस ऐसे सुनने में आए हैं। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि इस बिल का विरोध स्वयं नहीं कर रहा है, इस बिल का विरोध वो कर रहा है जो जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करता है, क्योंकि जो करता नहीं उसको डरने की ज़रूरत नहीं है और जो कर रहा है उसको बिल्कुल डरने की ज़रूरत है। रही बात कि आधार क्या है, तो आधार हमारे पास डेटा है। देखिए, हर इसमें तो ईडब्ल्यूएस का भी कॉन्सेप्ट है कि जो आप ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे भी किसी तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसको मैं तो कहूँगा कि स्वर्णों को इसका साथ देना चाहिए, इसके विपक्ष में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से भी कमजोर है तो उसका भी प्रावधान दिया गया इक्विटी बिल के अंदर। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि फिर इनसे दिक्कत क्या है इस चीज़ों से। ठीक है सुनील जी। जी स्नेहा जी, बड़ी गंभीर स्थिति है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कैंपस में राजनीतिक गुटबाजी बढ़ नहीं जाएगी इस स्थिति की वजह से? स्नेहा जी, जी हमारे तीनों बच्चे जिस दर्द को बयां कर रहे हैं, जी मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं 1 दर्जन दलित अफसरों को बता सकता हूं जो मेरे मित्र रहे। उनमें से मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो आज वर्तमान में क्लास 1 के अफसर हैं। हम दोनों साथ साथ पढ़ते, 2 स्वेटर होते थे मेरे पास। जी मैंने 1 स्वेटर उनको दिया, और अगर कहिए तो मैं लाइन पर लेके बात करा दूंगा आपकी, 1 स्वेटर पहन के हम लोग पढ़ने जाते थे। ये देश के राजनेताओं को मैं दोनों हाथ से नमन करता हूं कि हमारे बच्चों को इतना कुत्सित प्रयास लड़ाना किया जा रहा है। आज हमारे बच्चे अपना अधिकार मांगते थे रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेके, शिक्षा के व्यवसायीकरण लेके एक होते थे, लेकिन आज यूजीसी बिल इन राजनेताओं के देन है लाके खड़ा कर दिया गया है। तीनों बच्चे हमारे बच्चे ही तो विभाजित हो गए, बच्चे विभाजित हो गए। स्नेहा जी, मैं एक बात कहना एक चाहूंगा। मिनट रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मानव हमने हर दौर देखा है अपने जीवन में। आज भी आप गांव में चले जाइए, शहरों बात छोड़ दीजिए, सारे परिवार साथ आराम से रहते हैं। जो सामंतवादी लोग हैं वो हर समाज में हैं। क्या दलित समाज के लोग दलित शोषण नहीं करते हैं स्नेहा जी? गांव में मार होती है। मैं शहर बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो गांव में जाता हूं, देखता हूं, और अपने 30-32 साल पत्रकारिता जीवन में बहुत कुछ देखा है। गांवों में भी जो ताकतवर व्यक्ति होता है, वो चाहे किसी जात का हो स्नेहा जी, वो हमेशा हावी रहता है। बिल्कुल। जितने मेरे मित्र, एक परम मित्र मेरे एसपी हैं, आप कहना नहीं चाहिए, वो एक हॉस्टल में रहते थे, उनको उन्हीं बिरादरी कुछ लोगों ने मारपीट की। मैं भी हॉस्टलर था, उन्होंने हमको बताया, हम 7-8 लोग पहुंचे और आज भगवान के पास उनकी जान बचाए और आज वो कप्तान है मथुरा के। ऐसी मानसिकता ये राजनेताओं की देन है। एक केस के ऊपर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे समाज को आप नहीं मान सकते हैं। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं। हमारे दलित और विशेषकर मैं स्नेहा जी यादव वर्ग के लोगों को मैं मंच से कह रहा हूं, मैं जीवन भर एहसान मानूंगा। जितनी मदद मेरी यादवों ने की है, मैं आखिरी सांस तक उस मदद भूल नहीं सकता हूं, और जितनी मैंने मदद की है। मेरे अफसर 1 दर्जन से ज्यादा, मैं अफसरों का नाम ले लूं, नितिन जी मेरे भाई हैं। हम मानसिकता का विरोध हमेशा करते हैं। मदद की भावना रह जाएगी लोगों नहीं रह जाएगी। ये साजिश है कि जेन जी की घटनाओं को देख करके सरकार, चाहे सब पक्ष की हो चाहे विपक्ष, घबरा गई है। वो ताकत है हमारी इन बच्चों में। एक आवाज हॉस्टल से निकलती थी, छात्र एकता जिंदाबाद, तो हम लोग ये नहीं देखते थे कि ये दलित है कि शोषित है कि वंचित है। हम छात्र हैं और एक आवाज पे हम सब एक साथ खड़े थे इसी विश्वविद्यालय में। और जो हम लोग चाहते थे स्नेहा जी, हम लोग दौर तो ये था कि अगर कोई बच्चा बाहर जा रहा है, छात्र संघ का अध्यक्ष लिख देता था किराया से ना लिया जाए। किसी बस वाले का औकात नहीं थी, किसी पिक्चर वाले का औकात नहीं थी कि उससे पैसा ले ले। आज छात्र संघ इन राजनेताओं की देन है कि जब वहां पहुंचे तो छात्र संघ को भी बारे बांट दिया। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जो हमारी ताकत थी, वो ताकत खत्म करने का कुछ प्रयास राजनेताओं के द्वारा किया गया स्नेहा जी। और आज आप देख लीजिए, अगर यूजीसी लागू होता है, अभी एक दिल्ली वाली घटना आपने भी देखी होगी। बिल्कुल। अच्छे और बुरे सारे लोग समाज में हैं। एससी एसटी एक्ट में एक महिला का नाम आ रहा, उसने कितने मुकदमे किसके ऊपर कायम कराए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मुकदमे एससी एसटी कायम होते हैं स्नेहा जी, उसके पीछे भी सवर्ण खड़ा होता है। अच्छा, अभी यहाँ बैठे छात्रों ने एक सवाल उठाया कि डर उन लोगों को है जो कहीं ना कहीं दोषी होते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या तमाम पुराने बिल ऐसे नहीं है जिनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे समाज में? तो शायद कुछ लोग इस वजह से भी डर रहे होंगे ना। देखिए स्नेहा जी, ये लाइट जल रही है, हमको उजला भी दे रही है, अगर हम छू ले तो क्या होगा? कानून सब अच्छे हैं, अफसोस इस बात का है कि उस कानून का उपयोग कैसे होता है। एससी एसटी एक्ट आया, किस सवर्ण विरोध किया बताइए हमको आपने।
मैं भी देखता था, मैं तो मुझसे ज्यादा चर्चा कोई दलितों से तो करता नहीं होगा। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, बता दीजिए आपके चैनल लेके 1 दर्जन चैनलों पर मैं आज भी उस मंगरे की बात कर रहा हूं जो बेचारा रिक्शा हो रहा है। 70 साल आरक्षण हो गया है। मानो जी बस इसके बाद आप स्नेहा जी, मानो जी जरा 70 साल हो गया उस बेचारे को जी। अगर आप लोग इतने समझदार जागरूक हैं तो कहिए ना कि आरक्षण हम तो नहीं ले रहे हैं, आरक्षण हमारा दलित जो गरीब है उसको मिलेगा, हमको नहीं चाहिए। इस पर कोई तैयार नहीं हो रहा है। तैयार हो जाइए। हम दलितों की चिंता करते हैं, क्योंकि हम करें ना करें हमारे ऊपर आवृत्ता ब्राह्मण है, ये लोग शोषण करते हैं। मैं भी कहता हूं समाज में हर तरह के लोग हैं, नहीं कि सारे लोग एक ही जैसे हैं। नितिन जी हमारे भाई हमारे बारे में बेहतर जानते होंगे। हम हमेशा गरीबों की आ चुके, हम पत्रकार है, हमारा धर्म दूसरा है, राजनेताओं धर्म दूसरा है। हमारे लिए सब बराबर है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैश्य हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे दलित हो। स्नेहा जी जी मानो जी देखिए, भैया ने जैसे बात कही, तो गरीबी की जहाँ तक बात है तो गरीबी भारत के अंदर एक छलावा है। जो गरीबी का कॉन्सेप्ट आता है तो हम जब भी बात करते हैं कि ये दलित व्यक्ति अब अपने गरीब जो दलित हैं उनको क्यों नहीं आरक्षण दे देता है। पहली बात तो आरक्षण जो मिला हुआ है वो गरीबी के आधार पर नहीं है। ये बात तो कई वही बात तो वो भी कह रहे हैं, वो बात ये नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं कि हमारे छलावा नहीं है। आप गांव नहीं जाते हैं, पर मैं गांव जाता हूं सर, मैं गांव से अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आज भी आप देख लीजिए गांव में दलितों की क्या स्थिति है। बात नहीं कह रहा हूँ दलितों की स्थिति में गरीबी के आधार पर। पहली बात तो आरक्षण नहीं मिला हुआ है। आरक्षण जो मिला हुआ है वो सामाजिक भेदभाव के आधार पर मिला हुआ है, शैक्षणिक आधार पर। अब आवश्यकता है और आर्थिक आधार पर जो गरीब है, अगर ये छलावा है, ये उस दलित साथ छलावा है। अब नहीं, अब दर्जनों IAS IPS मिनिस्टर्स हो गए हैं। देखिए ईडब्ल्यू आधार पे दर्जनों IAS IPS हो गए हैं, क्या नहीं होता आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो वास्तव में छप्पर नीचे बैठा है। यही राजनीति मिला तो हुआ हमको सुनील जी, छात्रों को हम ईडब्ल्यू बात नहीं करेंगे, आप हम दलित से बात कर रहे हैं। मत कीजिए काम, दलितों को दीजिए, जो गरीब है उनको पहली बात तो सुनील जी, अंकित जी प्लीज। मानो जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक और बात इन्होंने कही कि हॉस्टलों की बात कही कि एक आवाज होती थी, छात्र संघ अध्यक्ष आवाज दे देता था। कितने छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र संघ छोड़ दीजिए, हॉस्टलों में कितने SC ST OBC के बच्चे दाखिला ले लेते हैं, कितने बच्चे इन यूनिवर्सिटीज में SC ST OBC के दाखिला ले लेते हैं। अगर ये कष्ट आता है कि गरीब और अमीर की जो बात आ जाती है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि गरीबों का ज्यादा जो है भला हो जाना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल है आपसे, आपने कहा कितने बच्चे हॉस्टलों में दाखिला ले लेते हैं जी। अगर आरक्षण की बात करें तो वैसे ही क्लियर हो जाता है कि कितने बच्चे सीट पाएंगे। वो सीटें भी पूरी नहीं भरी जाती हैं स्नेहा जी, वो सीटें भी पूरी नहीं भरी जा पाती हैं। और दूसरी बात जो हॉस्टलों में जो एडमिशन जो हॉस्टलों में लिए जाते हैं, हॉस्टल में आधार जो रहते हैं उसको कभी भी रिजर्वेशन के आधार पर पूरा नहीं पड़ता है वो। और जो जितने भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है, जितने हॉस्टलों में एडमिशन है, जितने छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव जीतते हैं, वो पूरे पैसे के आधार पे जीतते हैं। आप ये कैसे डिनाई कर सकते हैं, जब एक छात्र संघ का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है तो वहाँ हजारों गाड़ियों के काफिले निकलते हैं, वहाँ हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आप लोग के समय में भी ऐसा ही था सर, ऐसा समय कभी अलग नहीं था। पैसा और बाहुबल हमेशा छात्र राजनीति पर हावी रहा है। कुल मिला के मानो जी आप ये कह रहे हैं कि आवश्यकता है इस बिल की, बाकी बात खत्म। बिल्कुल आवश्यकता है। आप ये मान रहे हैं कि ये बिल आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, भाईचारा जो है, दावा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के भीतर से भाईचारा समाप्त हो जाएगा। आपका कहना है कि भाईचारा बना रहेगा। देखिए कोई भाईचारा है ही नहीं। बात यह है भाईचारा तब होता जब भाई होते। यहाँ पर पहली बात तो विश्वविद्यालयों के अंदर SC ST OBC की उतनी जनसंख्या ही नहीं रहती है। जो इक्का दुक्का लोग, गिने चुने लोग आते हैं, उनका रोहित वेमुला जैसा हश्र होता है। सारे हायर इंस्टीट्यूशंस में जितने PhD स्कॉलर हैं, मैं अपने विभाग में मात्र मेरे विभाग में 4 से 5 होंगे पूरे विभाग के अंदर। जो एक SC सीट खाली पड़ी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 5 साल से खाली पड़ी हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूं मैं ये। और आज की तारीख में भी सारी सीटें रिक्त जाती हैं और उनको बाद में NFS करके भर दिया जाता है या तो जनरल लॉबी में उनको डाल दिया जाता है। ठीक है अंकित जी। जी मैं मानव भाई जो हमारे बैठे हैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हमारे साथ जो साथी हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी आप देखेंगे जो 50% रिजर्वेशन है SC STs का, वहाँ भी SC STs की सीटें एडमिशन में खाली रह जाती हैं। क्यों? अब मेरिट ही उस तौर पे तैयार नहीं करते वो सीटें अभी आप एंट्रेंस में सरनेम देखकर नंबर दिए जाते हैं तो कैसे एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, हाँ, मनोज जी ऐसा नहीं है। हमारे अपनी बारी में अपना पक्ष रखिए प्लीज। अभी अंकित जी का टर्न है। अंकित मैं अभी का एग्जांपल देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय में PhD का एडमिशन पिछले 9 महीने से रुका हुआ है। फार्मास्यूटिकल साइंसेस, हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग विभागों में।
वो बस इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 50% दलित रिजर्वेशन वाला यूनिवर्सिटी है। जनवरी का पीएचडी का नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया अभी तक के। नेट का स्कोर कार्ड आए हुए काफी टाइम हो गया है। ये सरकार जो केंद्र की मोदी सरकार है, लगातार छोटे एग्जाम्स को खत्म करिए। डीबीटी बेट का एग्जाम को खत्म कर दिया गया, आईसीएमआर एसआरएफ के जेआरएफ का एग्जाम खत्म कर दिया गया, पीएचडी की सीटें घटाई जा रही है। जो मानव भाई कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी वही हाल है, सीटें खाली चली जा रही हैं। हमारे साथ जो विवेक भाई बैठे हैं, बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि आधार क्या है, जो डेटा वो मांग रहे थे, है ना। हम कहते हैं कि जब उनसे डेटा मांगा जाता है, जातिगत जनगणना कराने के लिए कहा जाता है, कास्ट सेंसस का डेटा हम मांगते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। वो उनके बड़े बड़े नेता अनुराग ठाकुर संसद में कहते हैं कि जातिगत जनगणना क्यों करानी है। जब उनसे हम डेटा मांगते हैं जातिगत जनगणना, तब वो हम पे सवाल करते हैं। अभी उनको डेटा चाहिए। अभी वो कह रहे हैं कि कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, वो उसका डेटा कहाँ से लाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि आरटीआई की बात करी। जी ठीक है, रखिए आप अपना पक्ष रखिए। ये हम इनसे कहना चाहते हैं कि पहली बात तो इन पे हमको हंसी आती है। इन्हीं की सरकार जो है बिल लेके आती है और ये अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पे बात रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के सरकार के खिलाफ ये यहाँ पे बात रख रहे हैं। तो पहले ये अपना पक्ष तय करे कि ये अपने सरकार के साथ है या अपने सरकार के खिलाफ। नहीं, तो उन्होंने तो क्लियर किया ना कि मैं अपने ही सांसदों से सवाल पूछ रहा हूँ। तो फिर पहले ये अपने सांसदों से पहले तय कर ले, बातचीत करके फिर यहाँ अपना पक्ष रखे। इनके ही पार्टी के अंदर जो है मतभेद है, मनभेद है, और ये यहाँ आके अपना पक्ष रख रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद है। ठीक है, इनको अगर छात्रों की इतनी चिंता होती तो आज जो यूनिवर्सिटीज का हाल इन्होंने कर रखा है, ये चाहते ही नहीं है कि जो हमारा समाज जो है समतामूलक बने। आज जो आधुनिक समाज है, जो समतामूलक समाज की तरफ अग्रसर है, महिलाओं को हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, आज रिजर्वेशन के थ्रू हम SC ST को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां ये यूनिवर्सिटीज में दाखिले रोक रहे हैं। ये कहां तक सही है आप बताइए। इनको अगर शिक्षा की इतनी पड़ी होती तो जो 1 साल से PhD का एडमिशन रुका हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो ना होता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विवेक जी। इस लिहाज बड़ी गंभीर देखिए, स्थिति है। पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया है कि उस समिति की सिफारिश के आधार पर जारी किया है। इसका भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चलता तो दिग्विजय सिंह को इस कमेटी का चेयरमैन कभी न बनाते। ये राजनीति का टकरा जाने वाले बच्चे भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी को किसी को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। तो आप बहुत स्पष्ट हो लीजिए कि हम इस समिति की सिफारिशों के साथ नहीं खड़े हैं। मैं आपको छाती ठोक के कह रहा हूं कि हम इस समिति की सिफारिशों के साथ नहीं खड़े हैं। एक चीज। दूसरी चीज, हमें इस पे नहीं हमने आंकड़े मांगे। हमने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप किस तरह की घटनाओं के आंकड़े इकट्ठा करें और इस पे नियम बनाने की पहल करें। मेरा उस कमेटी के उस आंकड़ों पे प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय का, किस छात्र संघ का आपने दौरा किया, संवाद किया, जहां से आपको इस तरह के आंकड़े मिले। ऐसी घटनाएं तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, छोड़िए कोचिंग संस्थानों तक में हो जाती है। कौन किस चीज से प्रेरित होकर के, दुष्प्रेरित होकर के आत्महत्या कर ले रहा है। अगर आप आत्महत्या को इस तरह के मुद्दा बना करके इसका महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। तो आत्महत्या बहुत से लोगों के सामने जिन जीवन में इस तरह की चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों से आगे हार करके आत्महत्या करने वालों के साथ हम नहीं खड़े। चुनौतियों से जूझने वालों बिल्कुल एक बात कहना आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हो रहे। भाई अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले जाओगे तो एडमिशन कहाँ से हो जाएंगे? नहीं, क्वालिफाई मार्क्स की बात नहीं है। देखिए, आप तो वैकेंसी नहीं रिलीज कर रहे हैं कि नाम ये नंबर दिए जाते हैं। क्वालिफाई तो छोड़ दीजिए, आप नोटिफिकेशन ही नहीं रिलीज कर रहे हैं, आप एग्जाम ही नहीं करा रहे हैं, क्या बात करते हैं आप? हटा दिया जाता है।
बहुत सारे एग्जामिनेशन में केवल रोल नंबर कोडिंग के आधार पे मार्किंग होती है, किसी की जात देख करके इंटरनल कॉपी जांच में कोई सिस्टम नहीं है। आप अगर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपके ऑटोनोमस सिस्टम है, तो आपको मालूम कि आपका इंटरनल एग्जाम भी कोडिंग से होता है, वहां भी आपका नाम बिल्कुल गलत नहीं बात कह रहे जाता। हैं। पीएचडी के इंटरव्यू में तो आप नाम देखते हैं। आपको विद्यालयों की परीक्षा प्रणाली पर संदेह उठाना है तो थोड़ा गंभीरता से उम्र कर लीजिए, एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग जितना भी वादा कर लें, ठीक है आप रिजर्वेशन आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल लीजिए, हमें उस पर कोई वो नहीं आपत्ति है। सुनील जी ने बात जो कही मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अपने समाज की आप भी तो चिंता करो भाई। उन्होंने तो अपनी रोटी दे दी कि लो भाई बांट लो, तो क्यों नहीं अपने समाज में बांट लेते हो? आप कहोगे नहीं जो आईएएस बनेगा वो जिंदगी भर रोटी खाएगा आईएएस की, और जो समाज के आईएएस ना बन सके, जो सांसद ना बन सके, जो विधायक ना बन सके, वो जूता खेलेंगे। ये कौन सा न्याय है? उनके हिस्से में रोटी कब आएगी? 75 साल हो गए आजादी के, आखिर उनकी चिंता आप कब करोगे? चलो हमने छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है, आपका तो भेदभाव के आधार पर आरक्षण है, दिया आपको, ले लो भाई। तो अगर अपने समाज की आप नहीं दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। आप कौन होते हैं देने वाले? संविधान दे रहा है सर, आप नहीं दे रहे हैं, संविधान दे रहा है। आप नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से दे रहे हैं। आप कौन होते हैं आरक्षण देने वाले? संविधान दे रहा है और हमारा हक है इसलिए मिल रहा है। आप अपने घर से नहीं ला रहे हैं ना, आपको अपने घर से ला रहा है। विवेक जी एक मिनट रुकिए। सुन लीजिए पहले, आप कोई नहीं होते जी आप गलत बात बोल रहे हैं कि आप दे रहे हैं। अलग से तो आपको लागू नहीं रहा है, तो कम से कम अपने समाज की तो आप चिंता कर लो भाई। नहीं हम कर रहे हैं, आप देखिए हम क्या करेंगे? आप रूलिंग पार्टी में हैं, आपका कोई काम है या नहीं है? बुरा लग जाएगा नहीं बुरा नहीं। आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों रुके हैं जहाँ पे 50% दलित रिजर्वेशन का कोटा है? आप बस आरटीए लगाइए, पूछिए ना, पूछिए आरटीए लगा के जवाब मिलेगा। यहाँ पे बैठे हुए हैं डिबेट में, तो ये जवाब देंगे या नहीं देंगे? जी सब लोग इंतजार कीजिए। अमित जी जी इलाज कराने सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते हो फिर? सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए पहले आप सर। आप ही की सरकार है सर, आप ही की सरकार करा है। पाएंगे सरकारी अस्पताल में आप कभी इलाज करवा पाएंगे? आपके बच्चे सरकारी आपके बच्चे जाते हैं विदेशों में पढ़ने, आप पढ़ाएंगे? बच्चे विदेशों में जाते हैं पढ़ने, और आप इलाज सरकारी करवाएंगे, ठीक है, हमसे अमित उम्मीद जी, रखते हैं आप कि अपने जाए। बच्चे को हमारी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे आपका पढ़ने ये के लिए? सरकारी अस्पताल है जाने लायक? खड़े होने लायक है कोई अस्पताल? आपका कोई एक अस्पताल 2 मिनट खड़े होने लायक है? कोई भी स्कूल 2 मिनट खड़े होने लायक है? ठीक है, मानव जी, विवेक जी, उसके बाद आप हमसे मानव जी, क्वेश्चन कर रहे विवेक जी। हैं रूलिंग पार्टी में आप हैं या हम हैं? ठीक है। योग्यता अवसर की तलाश में नहीं रहती, योग्यता की तलाश आपके तो स्कूलों विश्वविद्यालय की छतें टूट कर गिर जा रही है, इतनी जर्जर हालत है। विश्वविद्यालय टूट कर गिर रहे हैं, उसके बाद सवाल आप स्कूलों हमसे का कर छत रहे टूट के हैं। गिर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं। ठीक है भाई अमित जी, जी, विवेक जी। आरक्षण सबको चाहिए, आरक्षण सबको नहीं चाहिए सर। आरक्षण जिसको जरूरत है, जो वंचित है समाज में इनका उसको बच्चा चाहिए। नहीं पढ़ता होगा, इनका बच्चा विदेश में पढ़ता होगा, देखिए यहाँ आप की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा। विवेक जी आप जो कह रहे हैं ना कि नहीं पहली बात तो आप जो कह रहे हैं ना कि सबको चाहिए, जो लोग समाज में वंचित है, सामाजिक रूप से वंचित है और शैक्षिक रूप से उनको अच्छा एक चाहिए। सवाल है मेरा, एक मिनट विवेक जी रुकिए, विवेक जी प्लीज रुकिए एक मिनट, भेदभाव का शिकार है, तो ऐसे आगे से क्या मतलब है? विवेक जी प्लीज रुके। अमित जी। जी आप कह रहे हैं जरूरत है आरक्षण को, वाकई जो वंचित है जो, लेकिन क्या जिस तरीके से आरक्षण का आरक्षण दावा किया जा रहा है, क्या सिर्फ दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, इसी समाज के लोगों में गरीबी है, इसी समाज के लोग वंचित हैं? मैम एक सेकंड मैम देखिए, फिर आप एक मिनट मानव जी प्लीज, मानव जी और भी लोगों को बोलने दीजिए, और भी पैनलिस्ट बैठे हैं बोलने के लिए, प्लीज निवेदन है आपसे, प्लीज। बिल्कुल जी अमित जी। स्नेहा जी देखिए, पहली बात तो हमें जानने की जरूरत है कि जो आरक्षण है वो गरीब अमीर की बेसिस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर नहीं मिलता है। ये पहली बात, जो लोग बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड है, उनके लिए है। पहली बात तो समझने की जरूरत है। यही तो यहाँ और कह रहे दूसरी हैं। चीज जी, और कि आप ही की बात आवश्यकता अब इसकी नहीं है। आप ही की बात वापस लाता हूं। जी। आपने कहा कि क्या जनरल क्लास में लोग गरीब नहीं है, तो दिया तो है आपको ईडब्ल्यूएस, अब किस बात का रोना है ये बताइए, अपने में तो बांट लो, ठीक ये है। बताइए अब किस बात का रोना है? आपको मिला तो है 10%, अब जब आपको आरक्षण मिल गया ईडब्ल्यूएस में, तब किस बात की दिक्कत मतलब है? आप लोग यहाँ बैठे, आप सभी लोग आरक्षण प्रणाली से खुश हैं? मेरा एक सीधा सवाल है अमित जी, आप लोग खुश हैं आरक्षण प्रणाली से? देखिए जी, हाँ या ना, देखिए दिखाइए, नहीं पहले हाँ या ना, आरक्षण प्रणाली सुनने की क्षमता रखिए। देखिए हाँ, अगर सुनने की अगर क्षमता अगर तभी पूछ अगर रहे हैं। अगर अगर आप ये बात कह रही हैं कि क्या आरक्षण मिलना चाहिए, तो बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसके पूरे
सपोर्ट में, और जो लोग कह रहे हैं कि आपको दिया तो है, जी किसी के मामा घर से लाके नहीं दिया गया है। संविधान ने हमको इस बात की आजादी दी है और संविधान ने हमको दिया है, इसलिए हमको मिल रहा है। और दूसरी बात कि गरीब अमीर का पहली बात तो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए, एक सेकंड रुक लीजिए श्रीवास्तव जी, आपकी बात देश के लोगों ने तुम्हारे मामा ने बनाया। नहीं जी, सुनिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, सुनिए विवेक जी सुनिए मेरी बात। नहीं रही है बात, और दूसरी बात ये कि ये कहना कि ईडब्ल्यूएस मिला तो है आपको, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात ये कहना कि आरक्षण की अब जरूरत नहीं है, 75 साल हो गए, तो क्या आप हजारों साल के ऑपरेशन को 75 साल में खत्म करना चाहते हैं? पहली पूरी बात आप क्या बीच में बोल रहे हैं? आईएएस के घर में आरक्षण क्यों दे रहे हो? नहीं, क्या आप क्यों एक गुरु प्रधान को आरक्षण दे रहे हो? वो भी उसका भी नहीं, क्या आप 1000 साल 2000 साल के ऑपरेशन को आप 75 सालों में खत्म करना चाहते हैं? ये क्या ये चीज जस्टिफाइड है? और रही बात की आप कह रहे हैं कि जो आईएएस बन जा रहा है वो आरक्षण क्यों ले रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको विवेक जी समाज के अंतिम पायदान को लाभ तो पहुंचाओ। विवेक जी मैं आपको बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपको। विवेक जी प्लीज, आप कह रहे हैं लड़के को आरक्षण क्यों मिले? विवेक जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, वरना सब एक दूसरे के बारे में बोलेंगे। प्लीज बार बार मेरा सभी पैनलिस्ट से निवेदन है, प्लीज। विवेक जी आपने कहा ना कि आईएएस को क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आप की सरकार लाइए ना अमेंडमेंट, ओबीसी के लिए क्रिमिनल कॉन्सेप्ट लाया गया, लाइए ऐसा कोई ना कोई अमेंडमेंट लाइए। आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाइए ना, जब ओबीसी में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आ सकता है, जब 2019 में ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो आप भी लाइए ना अमेंडमेंट, लाइए ना क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। आप ही की सरकार है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप कर सकते हैं चाहे तो। इलाज कराने नितिन जी, चले जाया करो ना। नितिन जी क्यों नहीं जाते सरकारी? ठीक है विवेक जी, विवेक जी प्लीज, क्यों नहीं जाते हो? विवेक जी सीनियर नेता है आप, प्लीज जरा संयम बरतिए। जिस भाषा में ये लोग आप ही के बच्चे हैं ये सब, इसीलिए आप माने तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमें अपना बच्चा मानेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम बच्चे थोड़ी होंगे इनके। ठीक है, नितिन जी का पक्ष लेते हैं। विवेक जी नितिन जी का पक्ष लेते हैं। जी नितिन जी रखिए आप अपना पक्ष। जी स्नेहा जी, मैंने बहुत धैर्य से सारे पैनलिस्टों को सुना। बिल्कुल ठीक बात है, विवेक जी ने अपनी बात को रखा और बच्चों ने जो समझा उसका जवाब उनको दिया। दो बातें बार बार विवेक जी अपने बात पे हाईलाइट कर रहे हैं कि आप अपने समाज को पहले बांट लीजिए आरक्षण, अपने समाज को पहले बांट लीजिए। अरे भाई समाज में नियम लागू है, सरकारों ने बनाया क्रीमी लेयर। समाज में जो आईएएस आईपीएस ये जो बहुत बड़ी एक लिमिट है कि आय का स्रोत, इससे ज्यादा की उसकी आय हो गई है, वो क्रीमी लेयर में आ गया, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और इसके चलते 326 आईएएस आईपीएस आईएफएस जो सेलेक्ट हुए थे वो रिवर्स किए गए थे आपकी सरकार में आते ही। जो सेलेक्ट हो गए थे, जिनकी शादियां तय हो गई थी, जिनको ट्रेनिंग में जाना था, सिर्फ क्रीमी लेयर का आधार बना करके 2014 में आपकी सरकार ने उनको वापस भेज दिया था। तो ये नियम तो ऑलरेडी लागू है, इसलिए इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए कि जो एक आईएएस हो गया वो आईएएस ही आईएएस का लाभ मिल रहा, ये भ्रम मत फैलाइए। तो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, ये नियम जरूरत। दूसरी बात, संविधान का जो कॉन्सेप्ट था वो सही है कि बच्चे जो बात कर रहे हैं कि वो सोशली जो बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली नहीं था उसका आधार, उसका सामाजिक भेदभाव के तहत उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण लागू किया गया था। बावजूद इसके ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण गरीबी के आधार पर आ गया। और देखिए इसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो देखिए उस समय का जब ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया था तो ओबीसी की आबादी 52% मानी गई थी, उसके आधार पर उनको 27% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। एससी एसटी की आबादी के हिसाब से उसका 50% किया गया। और सवर्ण जो आबादी है जिसको आप गरीबी वो 10% की आबादी को 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया गया। आपने 100% आरक्षण ले लिया। इसके बावजूद भी अगर किसी को समस्या है, किसी को दर्द है, तो ये वही फिर सामंती मानसिकता शुरू हो जाती है कि आप दूसरों के दियो। दूसरा आरक्षण जब लागू किया गया था तो इतना आरक्षण रहने के बाद बाकी मेरिट के आधार पर सबके बराबर मिलेगी। लेकिन ये जो आरक्षण का नया नियम यहाँ पर संविधान में सरकार ने लागू कर दिया, वो ये कर दिया कि ओबीसी 27%, एससी एसटी 21%, और इसके बावजूद बाकी रिजर्वेशन सवर्णों का हो गया। ये तो उल्टा हो गया। नितिन जी अब मैं चाहूंगी कि वापस मुद्दे पे आते। बड़ा हो गया आरक्षण आरक्षण आरक्षण, मुद्दा खो गया।
जी नितिन जी, डाइवर्जन हो गया, नितिन जी, आरक्षण की तरफ से डाइवर्जन हो गया। विवेक जी मैं आ रहा हूँ, मुझे अपनी बात करने विवेक जी दीजिए। प्लीज नितिन जी को पक्ष तो रखें। बात की आरक्षण यूजीसी थी, यूजीसी उस मानसिकता के ऊपर बात आई कि आज भी मानसिकता पर हमला है। जो उस मानसिकता के लोग हैं उन्हीं को सचमुच दिक्कत है। बाकी सामाजिक भागीदारी, जैसा कि आपने कहा थी विवेक जी ने, कि दो रोहित वेमुला और पायल तड़वी को आधार नहीं बनाया जाता। मैंने अपने पहले राउंड में कहा था कि ये ना तो पहला केस था ना अंतिम केस था, ये दो केस हाईलाइट हुए, लेकिन अनगिनत ऐसे केस हैं। और आप जब अपने जो आपने आरटीआई मांगी उसमें जब मांगेंगे तो वो डाटा आपको मिलेगा कि एक एक कैंपस में कितने कितने घटनाएं, कितने कितने ऐसे घटनाएं हुई हैं जो बहुत सारे चर्चा में नहीं आए और दमन में दब के रह गए। लेकिन ये सच्चाई है कि आप आरक्षण की तरफ इसको मत डाइवर्ट करिए। आरक्षण बल्कि आज उल्टा हो गया है कि आपने 90% आबादी को 45% आरक्षण में समाप्त कर दिया है और जो 10% आबादी है वो 60% अच्छा आरक्षण पा नितिन रही जी, है। इस ये बिल को बिल्कुल लेकर गलत के है, एक और बड़ा संविधान की सवाल है भावना के समाज में। विपरीत हो गया है। नितिन जी, जी, इस विनय जी, बिल को आप लेकर सवाल के एक कीजिए। बहुत बड़ा सवाल है तमाम लोगों के मन में कि कहीं इस बिल का गलत इस्तेमाल ना हो। जैसे तमाम पूर्ववर्ती बिलों को हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न बिल हो या फिर पॉक्सो वाला मामला हो, तमाम ऐसे बिल हैं जिसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कुछ लोग इस वजह से भी बहुत भय में हैं। इसी के लिए मैंने नेता ने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि इसमें कुछ संशोधन के साथ, ताकि ये भ्रम खत्म हो जाए, ये इसका दुरुपयोग ना होने पाए, इसमें से कुछ संशोधनों के साथ इसको लागू किया जा रहा है। ये शब्द हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी मानती है कि समाज के सभी वर्ग बराबर हैं, तो ऐसा कोई दुरुपयोग ना हो जिससे कि हमारा समाज का जो अपर तबका, जिसको सवर्ण वर्ग कहते हैं, वो इसका शिकार ना हो और उनको सुरक्षा मिले, जिनके लिए ये बिल लागू किया गया है। इसीलिए मैंने बार बार कहा, हमारी पार्टी मानती कि कुछ संशोधन के साथ, जिससे जो ये सवर्ण समाज के लोग, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उत्पीड़न का शिकार होंगे, हमारे बच्चों का भविष्य हो जाएगा, कोई जो तमाम काल्पनिक बातें, कोई लड़की छेड़ देगा तो वो इसकी वजह से लगा देगा, जो काल्पनिक बातें, उस काल्पनिक भय समाप्त किया जाए और इसको सही जिस भावना से इसको लागू किया गया है, लाया गया है, उस संशोधनों के साथ इसको लागू किया स्नेहा जी सर, ठीक है, एक मिनट सुनील जी रखिए आप अपना पक्ष। देखिए स्नेहा जी, 1 मिनट हमको दे दीजिएगा जी, क्या लगता है कानून का उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी समाज ही लेता है। बिल्कुल, चाहे दहेज एक्ट हो, चाहे हरिजन एक्ट हो। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता निपन जी बैठे हैं, कोर्ट में भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि इसका दुरुपयोग कितने % होता है। अभी एक घटना आपको स्नेहा जी बताऊं, हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश सामने ऐसे 2 प्राणी उपस्थित हुए, करीब 80-85 साल के थे, दोनों ऐसे हाथ कांप रहे थे और हरिजन एक्ट के, वो क्षमा कीजिए, दहेज एक्ट के मुलजिम थे जी। वकील साहब ने कहा, बताइए साहब, जो आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है वो बहू को मारेगा। तो कानून का उपयोग और दुरुपयोग ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। पुलिस का रवैया कैसा है नितिन जी जानते हैं, विवेक भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। रस्सी सांप और रस्सी बनाती बैठ करके दहेज एक्ट बना, अच्छी बात थी, आज उसका कितना दुरुपयोग हो रहा। हरिजन एक्ट में लोग धंधा बना दिए। उन सरकारों मैंने देखा है कि वो एक पंडित जी बैठे बगल में, 2 लोग ले गए, मुकदमा लिखाए, आधा पंडित जी खाए और आधा पैसा वो खाए, बाद में कंप्रोमाइज हो गया। ऐसे एक केस नहीं, मेरे पास दर्जनों केस हैं जिनमें ऐसी घटनाएं हुई। कानून होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, अगर किसी का शोषण हो रहा तो उसकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। लेकिन जिस संविधान के हमारे बच्चे और नितिन जी दुहाई दे रहे, उस संविधान में कहा गया कि अगर फांसी हो रही होती तो एक बार उसकी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। इसमें तो ऐसा कर दिया है सरकार ने कि कहने का हक ही नहीं है। और एक ताजा उदाहरण आपने भी देखा हो, दिल्ली वाला। तो दुरुपयोग करने वाले तो हमारे ही आपके समाज के लोग हैं कि नहीं? स्नेहा जी बताइए। बिल्कुल जी स्नेहा जी, जी मानो जी। स्नेहा जी, ये कहना कि इक्विटी बिल का, मानव जी से अभी मैंने पूछा है। देखिए, एक बात तो दुरुपयोग की जहाँ तक बात है, तो दुरुपयोग लगभग किसी भी कानून का हो सकता है। मुझे लगता है संविधान में जितने अनुच्छेद हैं, सबका दुरुपयोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है, पॉसिबल है। तो होता है भैया, बिल्कुल होता है, बिल्कुल मैं भी एग्री कर रहा हूँ। तो अगर होता है तो इस हिसाब से तो फिर संविधान के सारे अनुच्छेद बेकार ही हैं, सब हटा ही दिए जाएं। क्योंकि अगर दुरुपयोग से डर के जो है, मेरे कहने का मतलब आपकी शादी होगी, बीवी आपकी नाराज हो जाए भैया, पूरे परिवार फंसा देती है। स्नेहा जी, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए है कहीं ना है कि नहीं? आप बताइए। दर्जनों जेल में भैया ऐसे लोग परिवार पड़े, मैं देखता हूँ जिनकी कोई दोस्त नहीं, लड़कियां कहीं और शादी चाह रही बिल्कुल हवाला दें कि हम कानून, इसका मतलब ये तो ना हो कि कानून ना हो। दी गई थी ना। हाँ,
देखिए जो बात कह रहे हैं कि पूरे परिवार को सजा, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर कई पीढ़ियों से, कई सालों से दहेज के जो मुकदमे बनते थे, दहेज की जो चीज़ें होती थी उसमें पूरा परिवार कहीं ना कहीं शामिल होता था। और जो व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको घर में ना पता होगी क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये क्लीन चिट दे रहे हैं कि आज तक जितने केसेस सब नहीं, सही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ये क्लीन चिट नहीं दे सकता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दहेज का कानून ही हटा दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम दहेज का कानून ही हटा दें। नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती, कोई बात होती भैया। नहीं, ये कोई बात अगर संशोधन उसमें भी हुआ ना, बिल्कुल संशोधन हुआ, तो इसमें भी संशोधन संशोधन की किया तो जाए, बात की जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन संशोधन ऐसा ना किया जाए कि वो किसी काम का ही ना रह जाए। अच्छा, फिर आप लोग संशोधन पे आप लोग डर रहे हैं? नहीं, हम डर नहीं रहे संशोधन पे। बात यहाँ पर ये है कि मैंने पहले शुरुआत में भी कहा कि SC ST OBC की संख्या ही नहीं है विश्वविद्यालयों में, बहुत कम जनसंख्या है। जितना रिजर्वेशन है उससे कहीं कम मिलता है एडमिशन। और जहां सवर्णों की बात आती है तो सवर्ण ऑलरेडी जो 50% रिजर्वेशन के अलावा सीट्स हैं वो तो हैं ही हैं, उनको 10% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है EWS का। तो ये जो रिजर्वेशन चल रहा है, ये इस रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम बहस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो है दुरुपयोग, रिजर्वेशन पे नहीं जाएंगे, प्लीज रिजर्वेशन पे नहीं जाएंगे, मुद्दे पे रहते हैं। दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ, दुरुपयोग हर कानून का हो सकता है, तो इसका मतलब नहीं है कि सारे कानून फिर संशोधित कर दिए जाए या हटा दिए जाए। जी अमित जी, देखिए स्नेहा जी, ये कहना कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा इसलिए हम इसको नहीं ला सकते, ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि डाउरी एक्ट नहीं आना चाहिए वरना कोई शादी नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर इस तरीके से लॉजिक लगाएं तो जो बात कह रहे हैं कि अगर इक्विटी बिल आ गई तो लोग झूठे केस में फंसा देंगे। कौन किसको, पैनलिस्ट संशोधन की बात कौन किसको किस केस में नहीं फंसा सकता, आप बताइए। ऐसे तो हर लॉ में हर किसी को फंसाया जा सकता है। अगर आप जिस भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा, ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोग शादी ना करें क्योंकि डाउरी एक्ट का दुरुपयोग हो जाएगा। दुरुपयोग ना हो उसी के लिए तो कमेटी बननी है। वही तो बात हो रही है कि दुरुपयोग ना हो इसलिए कमेटी बनाई जा रही है। और हम बिल्कुल ऐसे तो ICC जो यूनिवर्सिटीज में कमेटी बनी है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को डील करती है, फिर आप ये बोल के कल को उसको भी खारिज कर देंगे कि नहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस कोई हमको महिला हम पे गलत आरोप लगा सकती है और जो है ICC के लिए भंग। स्नेहा जी, क्या है ना, परिवर्तन जब होता है ना समाज में, तो समाज परिवर्तन को स्वीकार बहुत जल्दी नहीं करता, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तो आज की चर्चा से साफ है कि कहीं ना कहीं स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। और अब अगर ये कहा जाए भाईचारे की बात, तो उस पर भी अब प्रश्न लग चुका है। शिक्षा का मंदिर जो था वो जात की दीवारों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई UGC का ये नियम समाधान के बजाय एक नई समस्या बनता दिख जाएगा? जब आरोपी को ही खुद को बेगुनाह साबित करना पड़े तो डर लाजमी है, लेकिन जब भेदभाव सदियों से हो रहा हो तो कड़े कानून भी जरूरी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस इक्विटी की जंग में क्या बीच का रास्ता निकालती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।